प्रेमनगर नामक गांव में चारों तरफ हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। ये गांव सादगी और खेत खलियानों से भरा हुआ था। इस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और एक 5 साल का बेटा था। गोपाल के पास अपनी कोई खेती नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी गोपाल 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल महसूस करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में लोग अपने अपने घरों में बैठे घरेलू कामों और आपसी बातचीत में व्यस्त थे, जबकि गोपाल के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोपाल भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो खुद तो भूखा रह लेता था, पर उससे अपने परिवार की भूख नहीं देखी जा रही थी। सुमन, ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े नहीं दे पाता हूं, और ना ही तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पास जो भी है, मैं उसमें खुश हूँ। और सुनिए, जल्द ही हमारे साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। जब गोपाल और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पास के बिस्तर में लेटा उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी अम्मा आवाज देती है। बेटा, कोई है क्या? मैं राह चलते यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। इतनी रात में किसी को घर के बाहर से आवाज देते सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी रात में कौन हो सकता है? घर के बाहर से आई आवाज का कारण जानने के लिए गोपाल दरवाजे की ओर बढ़ता है। जब गोपाल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तो वहां एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। इस गांव में कुछ काम से आई थी, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? गोपाल गरीब बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। मेरे पास तो मेरे इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, तो फिर मैं बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद गोपाल ने बूढ़ी अम्मा से कहा। अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ूंगी। बूढ़ी अम्मा जब गोपाल के घर के अंदर आई, तो उसने अपने थैले को बिस्तर के एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने थैले से थोड़े फल निकाले और गोपाल के बेटे को दे दिए। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आराम से खाओ और सो जाओ। अब काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए फलों को खाया और अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन जब गोपाल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है और उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले को देख गोपाल चौंक जाता है, और वो जब थैले के भीतर देखता है तो थैले में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देख गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। हे भगवान, सुमन, अम्मा तो अपना थैला यही भूल गई, और थैले के भीतर बहुत सारे पैसे हैं। अब मैं अम्मा को कैसे ढूंढूं और उनके पैसे कैसे लौटाऊं? अरे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें किसी भी तरह अम्मा को ढूंढकर उनके पैसे लौटाने होंगे। ये हमारे लिए भगवान की परीक्षा है। अगर हम सही काम करेंगे, तो भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बना देंगे। सुमन की बातें सुनकर गोपाल ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, इन पैसों को अम्मा को वापस करेगा। उसने जल्दी से तैयार होकर आसपास के गांवों और रास्तों में अम्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछता, क्या आपने एक गरीब बुजुर्ग महिला को जाते हुए देखा है? लेकिन हर बार उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब ही मिलता।
कई घंटों की खोज के बाद भी अम्मा का कोई पता नहीं चला। थका हारा गोपाल गांव के मंदिर के पास पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे अम्मा तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं उनका हक उन्हें लौटा सकूं। अभी गोपाल भगवान के सामने अम्मा से मिलने की बात कर ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक परिचित सी आवाज आई। बेटा, तुम यहाँ कैसे? गोपाल को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो तुरंत से भागकर मंदिर के बाहर जाता है। मंदिर के बाहर वो देखता है सामने वही अम्मा खड़ी थीं, जिनकी वह सुबह से तलाश कर रहा था। अम्मा, मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था। वो आप अपना थैला वहीं घर पर ही भूल आई थी। नहीं बेटा, मैं ये भूल कर नहीं आई थी। यह मैंने जानबूझकर छोड़ा था। अम्मा की यह बात सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। जानबूझकर छोड़ आई? मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, पर इस थैले में तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है इसमें पैसे हैं, परंतु मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पैसे मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखे थे और तुम मुझे बहुत भले और ईमानदार इंसान लगे हो। तुमने मुँह बूढ़ी महिला को अपने घर में रहने दिया, मान सम्मान दिया, इससे मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए यह पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिए थे। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। अम्मा की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूं कि इन पैसों का उपयोग सिर्फ भलाई और दूसरों की मदद के लिए करूंगा। पर अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना है? अम्मा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वहां आपके साथ आपका बेटा, बहू और एक पोता भी होगा। नहीं बेटा, अब मेरी राह अलग है। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने आई थी और अब आगे तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जहां जहां भी जाऊंगी तुम्हारी भलाई की दुआ करती रहूंगी। पर यदि कभी यहाँ लौटना हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, पर आना जरूर। फिर क्या था, अम्मा गोपाल को अलविदा कहकर वहां से अपने राह पर चल पड़ती है और अम्मा के जाने के बाद गोपाल भी अपने घर की ओर निकल जाता है। गोपाल घर पहुंचकर यह सारी बातें सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन भी आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए होंगे? परंतु जो भी हो, इस बुरी स्थिति में अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ सुमन, तुम बात तो सही कह रही हो, पर अब हम इन पैसों का करेंगे क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? आप बाजार में फलों की या सब्जियों की दुकान डाल दीजिए। हाँ सुमन, मैं यह कर सकता हूँ। गांव के बाजार में एक दुकान लेकर अच्छी सी फलों की दुकान लगा देता हूँ और गांव वालों को अच्छे अच्छे फल बेचूंगा, और वो भी काफी किफायती दाम पर, ताकि उनका भी फायदा हो और हमें भी कुछ पैसे मिल जाए। फिर क्या गोपाल और सुमन ने मिलकर यह फैसला किया कि इन पैसों से वह गांव में एक छोटी सी फलों की दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर कुछ ही दिन बाद गोपाल ने गांव के बाजार में एक छोटी सी फलों की दुकान खोली। धीरे धीरे गोपाल की फलों की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे गोपाल की दुकान से ही फल खरीदने लगे। देखते देखते ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और गोपाल की आमदनी बढ़ती गई और गांव वाले भी गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे, क्योंकि वो बाकियों से काफी कम दाम पर फल बेचा करता था, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और देखते देखते कुछ और महीने बीत गए। गांव में गोपाल से सब प्रसन्न थे, बस एक जान को छोड़कर, वो था बिरजू। गोपाल की दुकान से कुछ ही दूरी में एक और फलों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था बिरजू। बिरजू को गोपाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा गोपाल का बुरा करने की सोचता रहता था। एक दिन इसी बीच बिरजू के घर पर बिरजू और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, जब से उस गोपाल ने अपनी फलों की दुकान खोली है, तब से धीरे धीरे हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। उस गोपाल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उस गोपाल में ऐसा आखिर क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं।
जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब आपको कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि आप उसे मज़ा चखाएँ। इस बार आप ऐसा कुछ करिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करे। तुम्हारी बात सही है सीमा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ, तभी तो मैं कुछ करूं। आप एक काम कीजिए, आज रात जब सारे गाँव वाले सो रहे होंगे, तो आप चुपके से जाना और उसकी दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क देना और फिर उसमें आग लगा देना, ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। पर सीमा, यह काम इतना आसान नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? डरने की ज़रूरत नहीं है। रात जब गहरी होगी और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होगा, तो आपको कौन देखने आने वाला है? देखिए, यही सही मौका है गोपाल को भिखारी बनाने का। ठीक है सीमा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात गोपाल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर बिरजू अपने घर से चुपके चुपके निकला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक डिब्बा और एक माचिस थी। वह धीरे धीरे दबे पांव गोपाल की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज गोपाल की दुकान राख हो जाएगी। देखता हूं अब लोग तेरे यहाँ फल खरीदने कैसे आते हैं गोपाल। जैसे ही वह गोपाल की दुकान के पास पहुंचा और मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू किया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि उसके हाथ से मिट्टी के तेल का डिब्बा थोड़ा गिर पड़ा और तेल जमीन पर फैलने लगा। तभी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन यह बारिश अजीब थी। गोपाल की दुकान के ऊपर ही बरस रही थी और उस पर डाला गया सारा मिट्टी का तेल धुलने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी देर से इंतजार कर रहा था और अब बारिश भी आ गई। गुस्से में आकर उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन तेज हवा के झोंके से माचिस की जलती तीली उड़कर सीधी बिरजू के दुकान की तरफ चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जहां गोपाल की दुकान थी, वहां बारिश हो रही थी, लेकिन बिरजू के दुकान के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। वह छोटी सी चिंगारी उड़ते उड़ते बिरजू की दुकान के छप्पर पर जा गिरी और देखते ही देखते वहां आग भड़क उठी। अपनी दुकान को जलते देख बिरजू अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। अरे ये कैसे हो गया? बिरजू घबरा गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह कुछ कर नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दूसरी तरफ गोपाल की दुकान बारिश से भीगी हुई सुरक्षित खड़ी थी, मानो भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हों। अगली सुबह पूरे गांव को इस घटना का पता चला। सभी गांव वाले समझ गए कि यह सब बिरजू की ही करतूत का नतीजा है। देखा जी, जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसका खुद का बुरा हो जाता है। हाँ सुमन, यही भगवान का न्याय है। मेहनत करने वालों की हमेशा रक्षा होती है और छल कपट करने वाले का अंत बुरा ही होता है। और इस घटना के बाद बिरजू ने कभी किसी के साथ बुरा करने का विचार नहीं किया। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में और भी तरक्की करता गया। सूरजपुर गांव में रतन और रीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। रतन पेशे से बढ़ई था। वह गांव के चौराहे पर लकड़ी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। किसी तरह कभी कभी जब कुछ सामान बिक जाता तो रतन घर के लिए खाने का सामान ले आता था। इसी तरह एक दिन रतन जब बाजार में लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, तभी वहां एक छोटा लड़का लकड़ी का घोड़ा खरीदने आता है। अंकल, आपके पास जो लकड़ी का घोड़ा है वो कितने का है? बेटा, छोटा वाला 10 रुपए का है और बड़ा वाला 20 रुपए का। बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंकल, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए ही हैं। रतन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये बड़ा वाला घोड़ा ले जाओ। जब बाकी के पैसे हो जाएं, तब दे देना। सच्ची अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बड़े उत्साह से घोड़ा लेकर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया।
ठंड का मौसम शुरू होते ही सुबह सुबह गांव कोहरे से ढक जाता। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमकतीं और ठंडी हवाएं हर किसी को कप कपा देती थीं। गांव में जिनके पास पक्के मकान थे, उन्हें तो इस ठंड के मौसम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर जिनके घर कच्चे थे, उनके लिए ये सर्दी किसी सज्जा से कम नहीं थी। उन्हीं में से एक घर था रतन का। रतन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थीं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी, छप्पर से पानी टपकता था और दरवाजे के नीचे से सर्द हवा की सरसराहट पूरे कमरे में फैल जाती थी। रीमा हर रात राजू को फटे पुराने चद्दर में लपेटकर सुला देती, ताकि ठंड से उसका बदन न कांपे, जबकि रतन चुपचाप आग जलाने की कोशिश करता, ताकि घर में थोड़ी सी गर्मी रह सके। एक रात इसी तरह जब सब कुछ सन्नाटा था और बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, रतन आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग बार बार बुझ जा रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रतन, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो राजू को बुखार हो जाएगा। चिंता मत करो रीमा, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं ताकि घर में आग जलाकर थोड़ा सुकून मिल सके। तभी बगल में बैठा राजू अपने पिता से कहता है, बाबा, क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। हाँ रतन, राजू सही कह रहा है। मैंने तो गांव वालों को कहते सुना है कि ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार शायद बर्फ का तूफान आने वाला है। जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। रीमा, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं लकड़ी का सामान बनाकर गांव में बेचता हूं, लेकिन गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में सबके लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बाबा, एक बात बोलूं? आप तो लकड़ी का ही काम करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? हाँ राजू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। रतन की बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, बाबा, मैं भी चलूंगा जंगल। मैं भी लकड़ियां उठाने में आपकी मदद करूंगा। हम जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे ताकि आप एक अच्छा सा और मजबूत घर बना सकें, जिसमें ठंडी हवा अंदर ना आ सके और हम सब आराम से रह सकें। फिर ना मुझे ठंड लगेगी, ना माँ को चिंता करनी पड़ेगी। रतन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इसीलिए कल मैं पहले अकेला जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगर मुझे जंगल सुरक्षित लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा वहां खड़ी होकर पिता पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, चलो राजू, अब सोने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। जल्दी सो जाओ ताकि कल जल्दी उठ सको। माँ की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। रतन, अगर तुम कल जंगल जाने वाले हो तो जंगल से कम इतनी लकड़ियां तो ले आना कि हमारे घर की दरारें बंद हो जाएं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। ठीक है रीमा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जंगल से काफी लकड़ियां लेकर आ सकूं। हमारी झोपड़ी को इस सर्दी में सुरक्षित बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह रतन ने आग जलाई, जिसकी गर्माहट में रतन और उसका पूरा परिवार आराम से सो गया। अगली सुबह रतन जंगल जाने तैयार था। उसने जाने से पहले रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूं, तो तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। और ठंड ज्यादा है तो घर में आग जलाए रखना, ताकि घर का तापमान गर्म रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की। रतन, परंतु अभी हमारे पास जलावन के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो तुम कोशिश करना जल्द से जल्द आने की। ठीक है रीमा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा जलावन और घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर क्या था, रतन अपना लकड़ी काटने का औजार उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए भी रतन अपने घर के परिस्थिति के बारे में ही सोचता रहता है। काश इस बार मुझे जंगल से अच्छी और सूखी लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मैं घर की दरारें बंद कर सकूं
और रीमा और राजू को ठंड से बचा सकूं। अब और नहीं देख सकता उन्हें इस हालत में कांपते हुए। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जिस जंगल से वो लकड़ियां काटा करता था, वहां की सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। जिस जंगल से मैं हर साल लकड़ियां लाता था, अब वो पूरा सुनसान हो गया है। अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? रीमा और राजू ठंड में कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? रतन यह सोचकर परेशान था, तभी उसे अपने घर की याद आई। मुझे यहां आए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो घर की जलावन की लकड़ी भी खत्म हो गई होगी। अभी के लिए मैं जितनी नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी उतनी ही ले जाता हूं, ताकि घर वालों को कम से कम इस ठंड से बचा सकूं। इतना सोचकर रतन ने बिना समय गवाए नीचे पड़ी हुई लकड़ियां चुननी शुरू कर दीं। देखते देखते कुछ ही समय में उसने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। चलो, जलावन भर की लकड़ियां तो जमा हो गईं, लेकिन अगर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने और लौटने में बहुत समय लग जाएगा। पहले मैं ये लकड़ियां घर पहुंचा दूं, ताकि रीमा और राजू ठंड से बच सकें। फिर रीमा को बता दूंगा कि मुझे कल जंगल के अंदर तक जाना होगा, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। रतन फटाफट अपनी जुटाई हुई लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए मौसम धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में धुंध फैलने लगी, मानो सर्दी अपनी पूरी ताकत से लौट आई हो। किसी तरह ठंड को सहते सहते रतन अपने घर लौट आता है। जब रतन घर पहुंचा तो रीमा ने उसके लाए हुए लकड़ियों के गट्ठर को देखा और चिंतित होकर पूछा, रतन, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और ये लकड़ियां भी बहुत कम लग रही हैं। क्या जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली? हाँ रीमा, जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां की ज्यादातर लकड़ियां पहले ही काटी जा चुकी थीं। सूखी लकड़ी तो लगभग मिली ही नहीं। बहुत खोजने के बाद जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां दिखीं, वहीं लेकर चला आया हूं। कल शायद मुझे जंगल के थोड़ा और भीतर जाना होगा। तब शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, जिनसे हम घर की मरम्मत कर सकें। परंतु वहां तो जंगली जानवर होंगे, तुम उनका क्या करोगे? मेरे हिसाब से जंगल के इतना भीतर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रतन, आप ऐसा मत करो। जंगल के इतने भीतर जाना बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो सकता है। क्यों ना आप सरपंच जी से मदद मांग लें। हमारे घर की मरम्मत के लिए जो लकड़ियां चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। वैसे भी उनके पास पक्का मकान और बगीचा है। आप अपनी पूरी परेशानी उनसे बता दीजिए, शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है रीमा, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर लकड़ियां ले आऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता सही है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इससे जंगल में जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर क्या था, रतन तुरंत ही सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलते चलते रतन सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी उस समय अपने कमरे में चारपाई पर बैठकर गांव के जमींदार से बात कर रहे थे। रतन ने नम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। सरपंच जी ने रतन की ओर देखा और अपनी बातचीत रोकते हुए कहा, अरे रतन, आओ बेटा, बैठो। बताओ क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कि कुछ चिंता में हो। हाँ सरपंच जी, दरअसल हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छत और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आ जाती है। मैंने जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बचीं। मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ लकड़ियों की मदद मिल जाए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं। अरे रतन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद भी लकड़ियों की कमी है। पिछले हफ्ते ठंड बढ़ने पर मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर से जमींदार जी ने भी कहा है कि फिलहाल गांव के भंडार से कोई लकड़ी बाहर नहीं जाएगी। तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद अगले हफ्ते जंगल से लकड़ियों की नई खेप आ जाए। सरपंच जी, अगर लकड़ियां नहीं दे सकते तो कोई और मदद ही कर दीजिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। दीवारों में दरारें हैं,
ठंडी हवा सीधी अंदर आ जाती है। रीमा और राजू ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत पुरानी लकड़ी या फूस भी दे दें तो मैं उसी से घर की दरारें बंद कर लूंगा। देखो रतन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन मेरे पास भी अभी कुछ खास बचा नहीं है। गांव में अगले महीने पंचायत भवन की मरम्मत होनी है, तो सारी लकड़ियां वहीं के लिए रखवाई गई हैं। तुम चाहो तो जंगल से जाकर खुद ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा भीतर मत जाना। वहां के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सरपंच की बात सुनकर रतन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ठीक है सरपंच जी, मैं समझ गया। इतना कहकर रतन ने सरपंच को नमस्कार किया और भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। अब मैं क्या करूं? कैसे करूं अपने घर की मरम्मत? कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है और रतन के पहुंचते ही रीमा के सवाल शुरू हो जाते हैं। रतन, आप आ गए? क्या सरपंच जी ने हमारी मदद करने के लिए कुछ कहा? उन्होंने लकड़ियां देने या कोई और उपाय बताया क्या? रीमा, सरपंच जी ने कहा कि उनके पास भी अभी लकड़ियां नहीं हैं। गांव की बाकी लकड़ियां भी अगले महीने तक किसी और काम के लिए रखी गई हैं। वो अभी हमारी मदद नहीं कर सकते। रतन, तो अब हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह अपने घर को इस ठंड से बचा ही लेंगे। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं। रतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे गांव वाले भाग रहे हैं। क्या बात है बिरजू? सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। रतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। रीमा, राजू को लेकर जल्दी यहां से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। रीमा जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। अपनी माँ को इतना परेशान देख राजू रतन से पूछता है। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है बेटा। जान बचानी है तो हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? बेटा, अभी के लिए जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम गांव से अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ रीमा, जब तक गांव में बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वो तीनों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। हाँ रतन, अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा। जंगली जानवरों के डर से वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारी रात वे तीनों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वो बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा सारी रात सो नहीं पाया, इसे ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे पेड़ के नीचे चादर बिछाकर? रीमा, तुम राजू को लेकर आराम करो, मैं गांव जाकर देखता हूं। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है ना रीमा? किसी तरह रीमा पेड़ के नीचे कुछ खाने को बनाती है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं, जिसके बाद रतन गांव चला जाता है। रीमा राजू को काढ़ा बनाकर पिलाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी लग सके। राजू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है? राजू काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाता है। रीमा भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और वहां रतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव की ऐसी हालत देख रतन जंगल वापस आ जाता है। क्या हुआ रतन, क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं रीमा, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है।
वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? हम दिन को तो किसी तरह से गुजार लेंगे, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहेगा। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा एक बात कहूँ, क्या हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? राजू एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वह देखिए बाबा, वह पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत है। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। रतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रीमा और राजू भी उसकी मदद करते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने में। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। देखते देखते कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह बाबा, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। वे तीनों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो तीनों जागते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पेड़ के घर में ना तो उन्हें ठंड से कोई परेशानी हुई और ना तो जंगली जानवरों से डर लगा। बाबा, पेड़ का घर अंदर से बहुत गर्म है। मुझे रात में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रतन देखता है नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे भोला चाचा और रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रतन, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऊपर आ जाओ सीढ़ी पर चढ़कर। भोला और रामू दोनों रतन के घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी के गांव वाले भी आते ही होंगे, पर रतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला चाचा? मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो रतन बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रतन उनके लिए भी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी जंगल में आ जाते हैं। वे सभी रतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम चिंता मत करो रतन भैया, हम सब आपके काम के लिए आपको पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं। सारे गांव वाले जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद रतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरा सूरजपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह रतन बेटा, पेड़ के इस घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहां के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों।